हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी कर रहे हैं। और जोग्राफ़ी के अंदर हम लोग आज पावर रिसोर्सेज के जो हमारे पास चैप्टर है उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों को जो है कोल के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑयल के पूरे टॉपिक को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि पेट्रोल जो हम अपनी गाड़ियों में अपनी बाइक्स में डलवाते हैं वो ज़मीन के नीचे से निकलता है। पेट्रोल कहाँ से निकलता है? ज़मीन के नीचे से निकलता है। लेकिन कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि ज़मीन के नीचे से तो पेट्रोल निकलता है, लेकिन पेट्रोल जब ज़मीन के नीचे होता है तो वो उस फॉर्म के अंदर नहीं होता जिस फॉर्म के अंदर हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल ज़मीन के नीचे से तो बिल्कुल निकलता है, लेकिन जब वो ज़मीन के नीचे से निकलता है तो वो उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में उसे हम अपनी गाड़ियों में अपनी बाइक्स में डालते हैं। तो सर वो किस फॉर्म में होता है? बेटा वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है, वो क्रूड ऑयल की शक्ल में होता है। फिर क्रूड ऑयल को हम रिफ़ाइन करते हैं, रिफाइनरीज के अंदर भेजते हैं, पूरे प्रोसेस के ज़रिए जो है वो क्रूड ऑयल गुजरता है। उसके बाद उसके अंदर से पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल भी निकलता है और बाकी चीज़ें भी निकलती हैं। तो क्रूड ऑयल जब ज़मीन के नीचे से निकलता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग कि वो किस किस्म का होता है। बेटा जब वो ज़मीन के नीचे से निकलता है ना तो वो डार्क होता है, डार्क इन कलर होता है, ठीक है। डार्किश ब्राउन से लेके ब्लैक कलर के दरमियान उसका कलर होता है, ठीक है, मतलब लाइट इन कलर वो नहीं होता। फिर उसके बाद वो विस्कस होता है, मतलब कि वो गाढ़ा होता है। फिर उसके बाद उसके साथ इम्प्योरिटीज़ लगी हुई होती हैं। उसके साथ क्या लगी हुई होती हैं? इम्प्योरिटीज़ लगी हुई होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं भाई कि ऑयल के रिजर्व्स पाकिस्तान के अंदर कितने हैं। ऑयल के रिजर्व्स पाकिस्तान के अंदर कितने हैं? हमारे पास टोटल दो रिजर्व्स हैं, एक है अपर पंजाब में और दूसरा है लोअर सिंध में। एक है अपर पंजाब में और दूसरा है लोअर सिंध में। अपर पंजाब के अंदर जो इलाका जहाँ पे रिजर्व मौजूद है वो है पोटवार प्लेटू। बेटा उस इलाके का नाम क्या है? अपर पंजाब में जहाँ पे रिजर्व है उसका उस इलाके का नाम है पोटवार प्लेटू। और लोअर सिंध के अंदर जो इलाका है जहाँ पे रिजर्व मौजूद है ऑयल का, उसका नाम है बदीन। उसका नाम क्या है बेटा? बदीन नाम है उसका। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर पेट्रोल वगैरह मतलब ये क्रूड ऑयल जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, हमें तो ये बात नहीं पता थी। जी बेटा बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर भी क्रूड ऑयल मौजूद है, लेकिन हमारे पास टोटल ये दो ही रिजर्व हैं और ये दो जो रिजर्व हैं ये बहुत छोटे छोटे रिजर्व हैं और इसके अंदर क्रूड ऑयल बहुत कम क्वान्टिटी के अंदर है, जिसकी वजह से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। ठीक है, टोटल 5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो हमारे सिलेबस के अंदर एडेड हैं। इनके हम लोगों को नाम याद करने पड़ेंगे, हमें याद करनी पड़ेंगी इनकी लोकेशन के, ये जो रिफाइनरीज हैं ये कौन से जगह पे लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, इनका पर्पस क्या है। आया ये लोकली जो हमारा क्रूड ऑयल निकलता है उसको रिफ़ाइन करती हैं या फिर जो बाहर से इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल आता है ये उसको रिफ़ाइन करती हैं। ठीक है, हमें पर्पस याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सप्लाई, के एरिया ऑफ सप्लाई मतलब जो रिफाइंड ऑयल है ये कौन से इलाके में ये रिफाइनरी भेजती है। सबसे पहले अटक ऑयल रिफाइनरी है हमारे पास। अटक ऑयल रिफाइनरी की लोकेशन है भाई एट मोरगाम। एट मोरगा, मोरगा एक इलाके का नाम है ऑन पोटवार प्लेटू। पोटवार प्लेटू के ऊपर एक इलाका है मोरगा, वहाँ पे ये रिफाइनरी लोकेटेड है इन अपर पंजाब। इन अपर पंजाब। पर्पस क्या है भाई इसका? टू रिफाइन लोकली एक्सट्रैक्टेड क्रूड ऑयल। जो लोकली हमारे पास जो क्रूड ऑयल निकलता है ये उसको रिफाइन करती है। और जाहिर सी बात है ये अपर पंजाब में पोटवार प्लेटू पे है, तो वहाँ से जो उस आपका क्या कह सकते हैं उस लोकेशन से जो जो उस रिजर्व से क्रूड ऑयल निकलता है ये उसी को रिफाइन करते हैं अटक ऑयल रिफाइनरी वाले। फिर उसके बाद भाई एरिया ऑफ सप्लाई। एरिया ऑफ सप्लाई क्या है? पंजाब के अंदर है ना भाई, अपर पंजाब में, तो नॉर्दर्न पंजाब को ही सप्लाई करती है रिफाइनरी एंड अपर पाकिस्तान को भी सप्लाई करती है। उसके बाद है हमारे पास पाक अरब रिफाइनरी कंपनी। उसके बाद है हमारे पास पाक अरब रिफाइनरी कंपनी, पारको। पारको भी इसे हम कहते हैं। लोकेशन क्या है भाई इसकी? एड मुजफ्फरगढ़ नियर महमूद कोट। एड मुजफ्फरगढ़ नियर महमूद कोट। मुजफ्फरगढ़ में ये लोकेटेड है, महमूद कोट के पास। मुल्तान, और जाहिर सी बात है मुल्तान के अंदर है भाई महमूद कोट, पंजाब में। मुल्तान पंजाब, मुल्तान पंजाब पूरा आप लोगों ने याद कर लेना है। एड मुजफ्फरगढ़ नियर महमूद कोट, मुल्तान पंजाब। पर्पस क्या है भाई इसका? टू रिफाइन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कराची थ्रू पाइपलाइंस। ये जो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल आता है कहाँ से? कराची से, पाइपलाइंस के ज़रिए उसको ये रिफाइनरी क्या करती है भाई? रिफाइन करती है। एरिया ऑफ सप्लाई क्या है भाई इसकी?
कहाँ पर है ये? पंजाब के अंदर है। तो सेंट्रल पंजाब को ये सप्लाई करती है और साउदर्न पंजाब को ये सप्लाई करती है। कहाँ सप्लाई करती है भाई ये रिफाइनरी? सेंट्रल पाकिस्तान को और साउदर्न पंजाब को। उसके बाद है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड एंड पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों एक ही कंपनीज हैं, एक कंपनी के दो नाम हैं। इसकी लोकेशन क्या है भाई? लोकेशन है इसकी एट कराची नियर दी पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट। कराची में है ये पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट, जहाँ से आपका क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होके आता है। ऑब्वियसली उसके करीब ही है ये रिफाइनरी। पर्पज़ क्या है भाई इसका? टू रिफाइन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल। जो बाहर से क्रूड ऑयल आता है ये उसको रिफाइन करती है। एंड रिफाइन लोकली एक्सट्रैक्टेड क्रूड ऑयल फ्रॉम लोअर सेन ऑयल फील्ड। और लोअर सेन ऑयल फील्ड से जो ऑयल निकलता है ये उसको भी रिफाइन करती है। एरिया ऑफ सप्लाई क्या है भाई? कराची में। तो साउदर्न स्लैश लोअर पाकिस्तान को ये सप्लाई करती है। साउदर्न और लोअर पाकिस्तान जो है आपका उसको ये सप्लाई करती है, मतलब सिंध बलूचिस्तान के इलाकों में यहाँ से आपका रिफाइंड ऑयल जाता है, इंक्लूडिंग कराची को भी ये सप्लाई करती है। उसके बाद है हमारे पास हब रिफाइनरी लिमिटेड। हब रिफाइनरी लिमिटेड लोकेशन क्या है भाई? हब पे ये एट हब कराची। ठीक हो गया, नियर दी पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, जो जहाँ से जाहिर सी बात है इम्पोर्ट होकर ऑयल आता है। आपका जो पोर्ट है पोर्ट से करीब है, कराची के अंदर ही है। फिर पर्पज़ क्या है भाई इसका? टू रिफाइन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल। जो बाहर से क्रूड ऑयल आता है उसको ये रिफाइन करती है। एंड रिफाइन लोकली एक्सट्रैक्टेड क्रूड ऑयल। और जो हमारा क्रूड ऑयल लोकली एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम दी लोअर सेन ऑयल फील्ड, उसको भी रिफाइन करती है। एरिया ऑफ सप्लाई क्या है इसकी भाई? इसकी एरिया ऑफ सप्लाई भी साउदर्न लोअर पाकिस्तान ही है। ठीक हो गया, इंक्लूडिंग कराची को भी ये ऑयल सप्लाई करती है। उसके बाद है हमारे पास भाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या? प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे पास मेन प्रोडक्ट्स भी होते हैं और बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं। हमारे पास मेन प्रोडक्ट्स भी होते हैं और बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं। मेन प्रोडक्ट्स जाहिर सी बात है सबको, बहुत सारे बच्चों को तकरीबन सभी को पता होता है भाई कि मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं। लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपसे ज़्यादा फोकस आपके ऊपर करता है बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, पास पेपर के अंदर आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं कि बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल क्या हैं। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है बाय प्रोडक्ट्स को। मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और जेट ऑयल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और जेट ऑयल। बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कोल टार। बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कोल टार। कोल टार कहाँ इस्तेमाल होता है भाई? रोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। रोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट्स ये हम उन्हें कह रहे हैं जो हम गाड़ियों में बाइक्स वगैरह के अंदर जो हम ऑयल डालते हैं, ख़ासतौर पे उसके ऊपर बात हो रही है। वो कहाँ से निकलता है भाई? वो भी क्रूड ऑयल से ही निकलता है। पेट्रोल डीजल भी क्रूड ऑयल से निकलता है और लुब्रिकेंट्स भी जो गाड़ियों में हम बाइक्स में जो ऑयल डालते हैं वो भी क्रूड ऑयल से ही निकलता है। पेट्रोलियम जेल, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी बात कि पेट्रोलियम जेल ही जो हम लोग अपनी हाथों पे पाँव वगैरह पे लगाते हैं सर्दियों में, वो भी कहाँ से निकलती है भाई? वो भी क्रूड ऑयल से निकलती है। प्लास्टिक भी भाई कहाँ से निकलता है? क्रूड ऑयल से निकलता है। और वैक्स भी क्रूड ऑयल से निकलता है। वैक्स भी क्रूड ऑयल से निकलता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास ऑयल ट्रैप एंड एंटी ट्रैप। अगला टॉपिक है हमारे पास ऑयल ट्रैप एंड एंटी ट्रैप। बेटा जब ज़मीन के नीचे हम खुदाई करते हैं ना, जब हमें पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे ऑयल निकलेगा, तो जब हम खुदाई करते हैं तो ऑयल जो है वो ऐसे लोकेटेड नहीं होता कि आपने खुदाई की और डायरेक्टली आपको ऑयल मिल गया। जब हम खुदाई शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले हमें एक गैस की लेयर मिलती है। सबसे पहले हमें कौन सी लेयर मिलती है? एक गैस की लेयर मिलती है। उसके नीचे हमें एक मिलती है ऑयल की लेयर। उसके नीचे हमें मिल जाती है ऑयल की लेयर। उसके नीचे जो है हमें मिलती है वाटर की लेयर। उसके नीचे हमें क्या मिलती है? वाटर की लेयर मिलती है। इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से जहन में बिठा लेना है। ठीक है, सबसे पहला जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है वो ये है कि भाई ऑयल जो है वो कैसे लोकेटेड होता है ज़मीन के नीचे, तो आप लोगों ने लिख देना है ऑयल इज ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर, बिटवीन द लेयर ऑफ गैस एंड वाटर। ऑयल इज ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ गैस एंड वाटर। ठीक हो गया, एक मार्क आपका डन हो गया। दूसरा आपसे भाई इस तरीके की आपको डायग्राम देता है और आपसे बोलता है भाई लेबलिंग करोगे, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, मिडिल वाली लेयर कौन सी है और सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने जहन में बिठा लेना है इसको। आप लोगों ने मतलब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया तो आप लोगों ने उसको खाली कभी भी नहीं छोड़ना। सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो होती है गैस की, बीच वाली होती है ऑयल की और सबसे नीचे वाली होती है वाटर की। GOW करके आप लोगों ने याद करना है। GOW गाँव, जैसे गाय है ना भाई, तो इसी तरीके से हम लोगों ने जहन में बिठा लिया गाँव 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 गाँव, गैस ऑयल वाटर, गैस ऑयल वाटर, गैस ऑयल वाटर, गैस ऑयल वाटर। फिर उसके बाद भाई
ऑयल जो है वो किस तरीके के रॉक्स, मतलब जैसे सबसे पहले ऑयल की लेयर, सबसे पहले जो है गैस की लेयर है, फिर ऑयल की लेयर है और फिर वाटर की लेयर है ना। तो जाहिर सी बात है बीच के अंदर क्या होंगे, रॉक्स होंगे। बीच में क्या होंगे बेटा, रॉक्स होंगे। तो दो तरीके के रॉक्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं हमारे पास पोरस रॉक्स और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन पोरस रॉक्स। पोरस रॉक्स वो होते हैं जिसके अंदर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, मतलब बेसिकली जिनके अंदर सुराख वाले जो पत्थर होते हैं उन्हें हम पोरस रॉक्स कहते हैं। और जो नॉन पोरस रॉक्स होते हैं वो वाले रॉक्स होते हैं जिनके अंदर होल्स नहीं होते और जिनके अंदर स्पेसेस नहीं होती, जिनके अंदर सुराख नहीं होते, उन्हें हम नॉन पोरस रॉक कहते हैं। तो गैस, ऑयल और वाटर के बीच में जो लेयर होती है किसकी, रॉक्स की, वो नॉन पोरस रॉक्स की लेयर होती है। वो कौन से वाले रॉक्स की लेयर होती है, वो नॉन पोरस रॉक्स की लेयर होती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, के ऑयल को जब हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो हम किस तरीके से लेके जाते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी वेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑयल। ठीक है, पाइपलाइन है हमारे पास, टैंकर्स हैं हमारे पास और रेलवेज हैं। ये तीन जरिए हैं हमारे पास जिसके ज़रिए हम ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। सबसे पहले पाइपलाइन को डिस्कस करते हैं, इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं और डिसएडवांटेजेस को। सबसे पहला फ़ायदा जो पाइपलाइंस का होता है वो ये होता है कि भाई फास्टर होती हैं। ये क्या होती हैं, फास्टर होती हैं। ठीक है, कराची से अगर आपको मुल्तान ऑयल भेजना है तो बहुत फास्ट ऑयल चले जाएगा किसके ज़रिए, पाइपलाइंस के ज़रिए। जबकि अगर आप टैंकर के ज़रिए क्रूड ऑयल भेजेंगे या पेट्रोल वगैरह भेजेंगे तो कैसे जाएगा भाई, तकरीबन 18-20 घंटे का सफ़र है। बीच में जाहिर सी बात है वो आपका जो ड्राइवर है वो कंटिन्यूस तो चलाएगा नहीं, बीच में रुकेगा, वो खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, वॉशरूम भी जाएगा, जाहिर सी बात है सोएगा भी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है भाई, टाइम ज़ाया होता है। जबकि पाइपलाइन के ज़रिए अगर हम भेजेंगे तो डायरेक्टली ऑयल जाएगा, कहीं भी रुकेगा नहीं। फिर उसके बाद अनलिमिटेड कैपेसिटी के अंदर हम लोग भेज सकते हैं। हम लोग कैसे भेज सकते हैं बेटा, हम लोग अनलिमिटेड कैपेसिटी में भेज सकते हैं, जितना चाहें हम भेज सकते हैं। क्योंकि टैंकर के अंदर क्या भाई मसला होता है कि टैंकर जितना भी बड़ा हो, एक जगह एक तो मतलब जितना भी बड़ा हो, जाहिर सी बात है कोई तो लिमिट होगी ना इसकी, लेकिन इसके अंदर हम अनलिमिटेड भेज सकते हैं। फिर उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इनकी बहुत कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है इनकी, बहुत ज़्यादा लो होती है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है, इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। चांसेस ऑफ लीकेजेस आर हाई, चांसेस ऑफ लीकेजेस इनके अंदर हाई होते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि पाइपलाइन जो है वो लीक हो जाती हैं। ओनली सिंगल प्रोडक्ट कैन बी सेंड, ये एक बड़ा मसला है इनके अंदर कि आप इसके अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्रूड ऑयल अगर भेज रहे हो आप पाइपलाइन में तो क्रूड ऑयल ही भेज सकते हो। आप उसके अंदर बाद में मतलब पेट्रोल नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर आप पेट्रोल डालोगे ना उस पाइपलाइन के अंदर जिसमें आपने क्रूड ऑयल डाला है तो क्या होगा, वो पेट्रोल जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास टैंकर्स। टैंकर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। टैंकर का भाई एडवांटेज सबसे पहला है इट इज़ फास्टर इफ दी जर्नी इज़ शॉर्ट। अगर जर्नी शॉर्ट है, 50-100 किलोमीटर की जर्नी है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, बहुत जल्दी पेट्रोल को एक जगह से, ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा अगर हमने क्रूड ऑयल भेजा तो अगली दफ़ा हमारे पास केमिकल्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसके ज़रिए आपके जो लोग होते हैं उसको साफ़ कर देते हैं और उसके अंदर फिर हम क्या डाल देते हैं भाई, पेट्रोल भी डाल सकते हैं। दे आर पोर्टेबल, ये क्या होते हैं भाई, पोर्टेबल होते हैं। हमने कराची में इस्तेमाल करना है, कराची में इस्तेमाल कर लिया, पेशावर में इस्तेमाल करना है, पेशावर में कर लिया, मुल्तान में करना है, मुल्तान में कर लिया, लाहौर में करना है तो लाहौर में कर लिया। ये एक बड़ा फ़ायदा है भाई इनका पाइपलाइंस के अंदर। ये नहीं है एक बार आपने कराची टू मुल्तान पाइपलाइन डाल दी, कराची टू फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लाहौर पाइपलाइन डाल दी, तो उसको उठा के आप अगले मतलब 1-2 साल के बाद पेशावर जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको नहीं मतलब न्यू आपका बिल्कुल मतलब नए सिरे से सारा काम करना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई इसके, इट इज़ एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है टैंकर भी भाई एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते तो मिलते नहीं हैं। फिर उसके बाद लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इनके अंदर हम बेच सकते हैं, पाइपलाइन की तरह नहीं होते भाई ये लिमिटेड क्वांटिटी। जाहिर सी बात है बड़े से बड़े टैंकर की भी क्या होगी, एक लिमिट होगी। चांसेस ऑफ थेफ्ट होता है इनके अंदर, चांसेस ऑफ थेफ्ट इनके अंदर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं भाई जो पूरे के पूरे टैंकर को क्या कर लेते हैं, अपने इलाके में ले जाते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्या होता है, वो पूरा का पूरा टैंकर जो है वो चोरी हो जाता है, अपने इलाके में ले जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ये एक बड़ा मसला है भाई इनका। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेलवे के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं किसके ऊपर, रेलवे के ऊपर। रेलवे का क्या फ़ायदा है भाई, सबसे पहले फास्टर होता है। ये क्या होती है भाई, फास्टर होती है। एक जगह से दूसरी जगह जब हमें लेके जाना है, कराची टू मुल्तान फॉर एग्जांपल हमें लेके जाना है, तो हम कराची के स्टेशन से शुरू करेंगे और मुल्तान के स्टेशन पे
ये मतलब डायरेक्टली मतलब स्टेशन टू स्टेशन ट्रेन चलती है ना, ऐसे तो नहीं होता कि भाई रोड से घूमते फिरते जाइए, ट्रैफिक भी जाम होगा। तो इस तरीके का मतलब ये एक फ़ायदा हो जाता है कि ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू टैंकर्स। फिर उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी इज़ हाई, स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू टैंकर्स, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर उसके बाद लेस चांसेस ऑफ थेफ्ट होते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी ट्रेन जो है आप उठा के अपने इलाके में ले जाओ, इस तरीके से इसके अंदर चोरियाँ नहीं होती, होती हैं लेकिन कम होती हैं। ठीक हो गया। इट इज़ चीपर, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है भाई रेलवे के अंदर भेजने का कि हमें चीप पड़ता है, हमें क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोगों ने अगर पाकिस्तान टूर पे जाना है, अगर हम बाय रोड जाएंगे ठीक है तो हमें खर्चा पड़ेगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम अगर सबसे पहले तो करते हैं ना भाई, बाय रोड जाएंगे तो हमें क्या पड़ेगा भाई, एक एवरेज कॉस्ट पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम बाय एयर जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर हम किस पे जाएंगे, ट्रेन पे जाएंगे तो हमें सबसे सस्ता पड़ता है। हम जब ट्रेन पे जाते हैं कहीं भी तो हमें सबसे सस्ता पड़ता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है भाई। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। स्टेशन टू स्टेशन सर्विस होती है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये फ़ायदा भी है लेकिन इसमें नुकसान भी है। जैसे कराची टू मुल्तान अगर मैंने ऑयल भेजा, क्रूड ऑयल भेजा, तो मुल्तान में जाहिर सी बात है कोई बिल्कुल आपके ये रेलवे ट्रैक के साथ तो नहीं होगी ना रिफाइनरी, थोड़ी दूर ही होगी। तो क्या करोगे आप फिर, या तो आपको पाइपलाइन लगानी पड़ेगी या तो आपको टैंकर्स के अंदर पे सारा जो है वो वापस से रीलोड करना पड़ेगा क्रूड ऑयल को, और फिर उसके बाद रिफाइनरी के अंदर लेके जाओगे। ये एक बड़ा मसला है। फिर उसके बाद टाइम कंजप्शन इसके अंदर होता है, नो फिक्स टाइम, ये बड़ा मसला है भाई। क्या मसला है कि ट्रेन अक्सर जो है 18-18 घंटे, 16 घंटे, 20-20 घंटे भी अक्सर जो है वो लेट होती है, जिसकी वजह से टाइम हमारा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक से उतर गई, ट्रेन पटरी से उतर गई, एक ट्रेन दूसरे के साथ, दूसरी ट्रेन के साथ जो है वो आके मतलब लग गई, एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक बड़ा मसला है रेलवे का। उसके बाद है हमारे पास ऑयल एक्सप्लोरेशन का टॉपिक। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑयल एक्सप्लोरेशन का। डायग्राम आपके सामने आ रही है, यही डायग्राम, ये जो डायग्राम है मैंने पास पेपर से ही उठाई है। अगर आपके टाइम पे भी डायग्राम आई तो इसी किस्म की आएगी, डायग्राम आई आपके टाइम पे भी तो इंशाल्लाह इसी किस्म की आएगी। तो जहन में आप लोगों ने इस डायग्राम को रखना है, अपने जहन के अंदर इस डायग्राम को रखना है। ठीक है। तो किस तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अ सर्वे इज़ डन बाय द जियोलॉजिस्ट। सबसे पहले जियोलॉजिस्ट जो है किसी इलाके का सर्वे करते हैं, ठीक है, हमें जो है ऑयल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता होता है भाई कि फॉर एग्जांपल जैसे KPK हो गया या फिर आपका सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, हमें पता होता है कि बलूचिस्तान के इस इलाके में, सिंध के इस इलाके में या KPK के इस इलाके के अंदर क्रूड ऑयल निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या होता है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे इज डन बाय द जियोलॉजिस्ट। अलग अलग साइट पे जाके जो है वो सर्वे करते हैं जियोलॉजिस्ट। देन अ साइट इज सेलेक्टेड, फिर एक साइट जो है, एक इलाका जो है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट को अपनी मशीन वगैरह की रीडिंग देख के उनको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस इलाके के अंदर, इस जगह के अंदर क्रूड ऑयल निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वहीं पे क्या करते हैं भाई, वो एक्सप्लोरेशन पूरी शुरू करते हैं। एक्सप्लोरेशन क्या होती है, डायरेक्ट इज सेटअप विच इज़ एन आयरन स्ट्रक्चर। एक डायरेक्ट जो है वो सेट कर दिया जाता है, डायरेक्ट आपके सामने आ रहा है। क्या होता है भाई, आयरन का स्ट्रक्चर है ये। बिटवीन दी डायरेक्ट देयर इज़ अ रिग, डायरेक्ट के बीच में जो है वो रिग होती है बेटा। डायरेक्ट के बीच में क्या होती है, रिग होती है, आप लोगों को दिख भी रही होगी। ठीक है, ऑन दी बॉटम ऑफ द रिग देयर आर डायमंड्स। डायमंड जो होते हैं, मतलब बॉटम ऑफ रिग, रिग की जो बिल्कुल निचली साइड होती है ना बेटा, उसके ऊपर डायमंड्स लगे हुए होते हैं। उसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, डायमंड्स लगे हुए होते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायमंड्स ड्रिलिंग इज डन एंड क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। डायमंड्स की मदद से ड्रिलिंग होती है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर डायमंड्स क्यों लगा दिए इसके नीचे, रिग के नीचे डायमंड्स क्यों लगा दिए? बेटा वो इसलिए लगा दिए क्योंकि डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड क्या है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक हो गया। मतलब जैसे आपको बड़े बड़े पत्थर तोड़ने हैं, बड़े बड़ी मतलब चट्टानें तोड़नी है, तो उसके वो किस तरीके से तोड़ते हैं हम लोग, वो डायमंड्स के ज़रिए तोड़ते हैं हम लोग। जो भी मतलब कोई मशीन वगैरह जो जिससे हम लोग डिगिंग करते हैं, उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, डायमंड्स लगा देते हैं। जिसकी वजह से अगर आपने कोई मेटल स्ट्रक्चर वगैरह लगाया तो वो तो मुड़ जाएगा, वो तो टूट जाएगा। लेकिन डायमंड क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। डायमंड कभी भी टूटता नहीं है। तो भाई क्या हो गया, ड्रिलिंग जो है वो डन की जाती है, ड्रिलिंग वगैरह शुरू हो जाती है और क्रूड ऑयल उस इलाके से, उस जगह से जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। देन दी ऑयल इज ट्रांसफर टू दी रिफाइनरी, फिर उसके बाद वहाँ से ऑयल को निकाल के रिफाइनरी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास हाउ ऑयल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगला टॉपिक है हमारे पास हाउ ऑयल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऑयल से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ऑयल से हम लोग कैसे बिजली बनाते हैं। ऑयल इज़ बर्न विच जनरेट्स हीट। सबसे पहले हम ऑयल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ऑयल को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। जिसकी वजह से क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। हीट बॉइल्स दी वाटर विच देन टर्न्स इनटू स्टीम। साथ ही हमारे पास पानी भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, हीट जो है वो बॉयल करती है वाटर को, हीट उस वाटर को, उस पानी को क्या करती है भाई, बॉयल करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो वाटर होता है, वो जो पानी होता है, वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो पानी क्या होता है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम देन टर्न्स दी टर्बाइन। साथ ही टर्बाइंस भी लगे हुए होते हैं हमारे पास। उसके साथ क्या लगे हुए होते हैं, टर्बाइंस भी लगे हुए होते हैं। तो स्टीम क्या करती है, टर्बाइंस को टर्न करती है। स्टीम क्या करती है, टर्बाइंस को टर्न करती है, ठीक हो गया। जनरेटर ऑल्सो अटैच, जनरेटर भी साथ ही लगे होते हैं, विच कन्वर्ट द रोटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करते हैं, जो रोटेशनल एनर्जी होती है ना टर्बाइंस की, जो टर्बाइन बेटा घूम रहे होते हैं, वो उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को के अंदर उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। रोटेशनल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जनरेटर का काम होता ही यही है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। देन दी इलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद बिजली बन जाती है। देन दी इलेक्ट्रिसिटी इज सेंड टू दी कमर्शियल एरिया। देन दी इलेक्ट्रिसिटी सेंड टू दी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरिया। फिर उसके बाद कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को भेज दिया जाता है। यहाँ जाके आज की हमारी वीडियो एंड होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेनी है। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा चैनल के साथ, और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। क्योंकि आपका फीडबैक जो है ना बेटा, वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए मुझे याद दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।